एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। लास्ट क्लास में हम बर्नौलीज थ्योरम की वेंचुरी मीटर कंप्लीट कर चुके हैं और पीटॉट्स ट्यूब कंप्लीट कर चुके हैं और वर्किंग ऑफ एटोमाइजर या स्प्रेयर हो चुका है। स्टॉर्म्स में जब रूफ ब्लो ऑफ हो जाते हैं वो हो चुका है। एरोप्लेन का जो विंग है उसकी डिजाइन के बारे में, ये सारी एप्लीकेशंस अपन लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज हम एक नई एप्लीकेशन कर रहे हैं, थोड़ी लंबी है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स या जिसे टॉरिसलीज थ्योरम के नाम से भी जाना जाएगा। अब देखो ये थ्योरम क्या कहती है या वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है क्या। आप मान लीजिए कि आपने h हाइट तक एक लिक्विड फिल किया हुआ है इन अ कंटेनर लाइक दिस एंड लेट अस से द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कैपिटल A। यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कैपिटल A है। आप क्या करते हैं, इसमें नीचे एक छोटा सा होल कर देते हैं। A small hole is made at the bottom. So what will happen? The liquid will come out. Let us say the liquid comes out with a velocity v. लिक्विड जो है a वेलोसिटी से आता है, लेकिन ये जो होल है ना, this is a narrow hole and this narrow hole is also termed as orifice. इसे क्या कहेंगे? A small orifice. और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो छोटा है, such that छोटा a जो है वो कैपिटल A के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है। ठीक है, this cross sectional area is very large as compared to this small a. Any issues? अब होगा क्या कि यहाँ से लिक्विड जो है किसी रफ्तार से नीचे आएगा। यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ से लिक्विड बाहर जाएगा v वेलोसिटी से, तो ये वाला जो लेवल है पानी का ये घटता चला जाएगा। और लेट अस से इस यहाँ पर जो पानी की वेलोसिटी है वो है v1 या कैपिटल V कह देता हूँ, चलो कैपिटल V। यहाँ की वेलोसिटी कैपिटल V, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A, यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है, वेलोसिटी छोटा V। कोई दिक्कत? अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इक्वेशन कौन सी लगा सकते हो? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जल्दी बोलें, कैपिटल A इनटू कैपिटल V इक्वल्स टू छोटा a इनटू छोटा v। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आप क्या लगा सकते हैं? बर्नौलीज थ्योरम। आप केवल बर्नौलीज थ्योरम बोल देते हैं, बर्नौलीज थ्योरम। तो यहाँ पर जो प्रेशर है, अरे सुनो, यहाँ से एक स्ट्रीमलाइन है उसके लिए मैं लिख ले रहा हूँ। बताइए यहाँ पर प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि हम किसी हाइट पे भी हैं, रो GH प्लस हाफ रो V1 सॉरी कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बाहर लिक्विड बाहर निकल रहा है तो बाहर भी उसे क्या ही दिख रहा है? एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर जो है प्रेशर P0 ही है प्लस काइनेटिक एनर्जी है क्या? बिल्कुल है, हाफ रो छोटा v स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी है क्या? नहीं, जीरो। तो यहाँ से P0 तो कैंसिल आउट हो जाता है, ये दिस विल कैंसिल आउट, सो वी विल बी लेफ्ट विद रो GH इज इक्वल्स टू हाफ रो v स्क्वायर माइनस कैपिटल V स्क्वायर। रो से रो भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2GH की जो वैल्यू है वो छोटा v का स्क्वायर। छोटा v कितना है? छोटा v को तो v स्क्वायर ही लिखने देते हैं और कैपिटल V को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, a v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ही हो जाएगा ये सब। ठीक है ना? अब क्या कर रहा हूं, v की वैल्यू निकाल दे रहा हूं, तो v की जो वैल्यू है वो हो जाएगी अंडर रूट में 2gh अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन कैपिटल A स्क्वायर। दिस इज द वेलोसिटी विद व्हिच द लिक्विड कम्स आउट। अब आपको मैंने बता दिया है कि स्मॉल a की वैल्यू जो है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू कैपिटल A। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है। तो आप जब इसका स्क्वायर करेंगे, ये तो वैसे ही 1 से बहुत छोटा है और स्क्वायर करोगे तो वो तो और भी छोटा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 0.1 का स्क्वायर कीजिए, 0.01 आ जाएगा। तो दिस फैक्टर बिकम्स नेग्लिजिबल। आप इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो वेलोसिटी जो है वो रफली आ जाएगी अंडर रूट में 2gh के बराबर। तो ये तो काइनेमेटिक्स जैसा ही रिलेशनशिप आ गया कि अगर लिक्विड h हाइट से गिर के आता है तो कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा? अंडर रूट 2gh जितनी। तो यही टॉरिसलीज थ्योरम है। अब आप इसे पढ़ें, the velocity of liquid coming out of a narrow hole या orifice किसके बराबर? is equal to that which a freely falling body would acquire, जो एक freely falling body acquire करती कुछ दूरी गिरने में, falling through a distance, कितनी दूरी गिरने में?
depth of the liquid, depth of the orifice below the free surface. Free surface of liquid से कितनी डेप्थ पे ओरिफिस है, उतनी दूरी गिरने में जो एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी वेलोसिटी एक्वायर करती है, वही रफ्तार लिक्विड भी एक्वायर करेगा। समझ गए? यहाँ पर आप देखिए लिक्विड कितनी हाइट गिर रहा है, h हाइट। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप किया जाता तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट मतलब मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ पर वो वेलोसिटी कितनी एक्वायर करता है, √2gh, वही वेलोसिटी की वैल्यू आई है। इसे इफ्लक्स वेलोसिटी कहा जाता है। कौन सी वेलोसिटी? इफ्लक्स वेलोसिटी। और दिस थ्योरम इज नोन एज टॉरसलीज थ्योरम। ठीक है, पहले लिख लो इसे। यहां तक लिक्विड का लेवल फिक्स्ड है जो कि कैपिटल H है। यहां पर एक ओरिफिस कर दिया गया, एक होल बना दिया गया, तो यहां से जो लिक्विड है वो इस तरीके से एस्केप करेगा और यहां कहीं जाके गिरता है। ठीक है, एक बात समझिए, यहां से जब लिक्विड बाहर जाएगा तो कितनी रफ्तार से जाएगा, इफ्लक्स वेलोसिटी से, व्हिच इज इक्वल टू √2gh। और यहां पर h कौन सा लेंगे, डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस, फ्री सरफेस से जो दूरी है, कोई h माइनस h मत ले लेना। तो कहने का मतलब है लिक्विड यहाँ पे इतनी वेलोसिटी से बाहर जाएगा, इतनी वेलोसिटी से अगर बाहर जाएगा तो आप इसके बाद का पिक्चर देखिए, इससे बाद का पिक्चर अगर आप देखें तो इट इज सिंपली लाइक अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बराबर है। तो यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे डिफाइन होता है, याद है तुम्हें? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हमने कोई वर्टिकल वेलोसिटी दे रखी? नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है √2h/g, 2 * h/g। अब ये हाइट कौन सी दी जाती है, जितने से वो गिरता है। तो ये वाली हाइट कितनी है बच्चों? दिस इज कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो क्या ये लिखना चाहिए h माइनस h * g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया, कितनी रफ्तार से पानी जा रहा है ये भी पता चल गया, तो आप रेंज निकाल सकते हैं। द रेंज विल बी इक्वल टू व्हाट, जल्दी बताएं। रेंज की वैल्यू कैपिटल R बराबर ये वाली इफ्लक्स वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना हो जाएगा, √2gh मल्टीप्लाइड बाय 2h माइनस h/g। देखो g से g कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ जाएगा, 2√h * h माइनस h। देखो मैं तो ऐसे याद रखता हूं कि अगर ये हाइट h है और बाकी की बची हुई h डैश है, बाकी की बची h डैश है, तो रेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, 2√hh डैश। रेंज इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट में h इनटू ये वाली h डैश, h माइनस h को ही तो h डैश लिखा है। लेकिन मैं अभी भी इतने में खुश नहीं हुआ, मैंने आपसे पूछा कि होल कितनी स्मॉल हाइट h पे किया जाए कि रेंज मैक्सिमम आए। Where should the hole be punched? So that range is maximum। तो किसी भी चीज का मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए आप डिफरेंशिएट करके 0 कर दें। आप यहाँ पर क्या वेरिएबल कर सकते हैं, छोटा h वेरिएबल है, ये आपके ऊपर है कि होल कहाँ बनाया जाए। तो आप क्या करें, dr डिवाइडेड बाय dh बराबर क्या कर दें, 0 कर दें। ये जो आपके पास इक्वेशन आई है रेंज की, तो अगर आप रेंज को देखें तो रेंज इज गिवन एज 2 अंडर रूट में hh माइनस h स्क्वायर, ये रेंज है। तो dr अपॉन dh इक्वल टू 0 करना है। इसको डिफरेंशिएट करें तो 2 तो 2 ही रहेगा, रूट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट, और ये पूरा का पूरा मशाला एज इट इज रहेगा। और फिर मशाले का डिफरेंशिएशन होगा, मशाले का डिफरेंशिएशन बोलो hh माइनस h स्क्वायर का, ये तो हो जाएगा कैपिटल H माइनस h स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2h। ये हो गया डिफरेंशिएशन, और ये डिफरेंशिएशन किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। तो ये फैक्टर तो वैसे ही ऊपर चला गया, तो h माइनस 2h इज 0, दैट मींस h शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल H बाय 2। आधी हाइट पे होल पंच होना चाहिए, दैट्स इट। हाफ ऑफ द हाइट पे होल पंच हो जाए तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। और मैक्सिमम रेंज होगी कितनी, चलो ये भी बता दो। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेंज? रख देते हैं 2 अंडर रूट h इनटू h माइनस h था ना, इस कैपिटल H की सॉरी स्मॉल h की वैल्यू h by 2 है, रख देते हैं 2 अंडर रूट h by 2 h minus h by 2, this becomes 2 under root h by 2 into h by 2, 2 into h by 2 बाहर आ गया, so the answer is what, h
मैक्सिमम रेंज जो होगी वो h के बराबर होगी। Got it? It's easy question. Try the hard one now. Yes, please pay attention now. Let us say ये वाली जो टोटल हाइट है वो कैपिटल H है, ये अज्यूम कर लिया है, और क्योंकि ये मैंने ही अज्यूम किया है तो फाइनल रिजल्ट में नहीं आना चाहिए। प्लीज डोंट स्पीक नाउ। ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है कैपिटल H ले ली है। अब आपको एक बात याद होनी चाहिए कि ये वाली जो दूरी है उसे क्योंकि रेंज का आ गया है, तो रेंज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 अंडर रूट ऑफ h h डैश। h हाइट तो होती है कहां से, सरफेस से, और h डैश होती है कहां से, ग्राउंड से, है ना, ये इस तरीके से। तो आप देखिए ये वाली हाइट, अब दोनों के लिए रेंज सेम है तो मैं r1 r2 बराबर कर दे रहा हूं। फर्स्ट वाले के लिए रेंज और सेकंड वाले के लिए रेंज लिख रहा हूं। फर्स्ट वाले की रेंज लिखूंगा 2 अंडर रूट ऑफ h1 इनटू बाकी बची हुई डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, h minus h1, good, this will be h minus h1 and that is equals to 2 under root, इसके लिए बताइए बच्चों, इसकी हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, h minus h2, ये हो जाएगा h minus h2 और multiplied by this height which is also h2, तो ये डिस्टेंस हो गई। अब आप क्या करें, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दें, रूट से रूट भी कट जाएगा, h1 into कैपिटल H minus h1 square is equals to hh2 minus h2 square। रीअरेंज कर देते हैं इसे, h2 square minus h1 square is equals to hh2 minus hh1, ठीक है, ये हो जाएगा h2 minus h1 into h2 plus h1 minus h times h2 minus h1 which is equals to 0। मैं कह रहा हूं h2 minus h1 कॉमन ले लेते हैं, h2 minus h1 into h2 plus h1 minus कैपिटल H बराबर 0। तो यहां से हम ये देख पा रहे हैं कि या तो ये फैक्टर 0 हो जाए या ये फैक्टर 0 हो जाए। तो h2 minus h1 अगर इक्वल्स टू 0 कर दें तो h2 upon h1 की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, और अगर h2 plus h1 minus h बराबर 0 कर दें तो that becomes equals to h, और ये केस तो है ही नहीं, ये केस पॉसिबल नहीं। क्या h1 plus h2 का जो सम है वो कैपिटल H के बराबर दिख रहा है, नहीं, h1 plus h2 is not equals to कैपिटल H, बीच में स्पेसिंग है, तो ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है, ये गलत बात है। इसका मतलब है कि h1 h2 की वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए, रेशियो जो है वो 1 आ जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, इस तरीके से आपके पास एक कंटेनर दिया हुआ है, कंटेनर के बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एक छोटा सा ओरिफिस बना दिया गया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल a है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A है, लिक्विड इज फिल्ड अप टू कैपिटल H। अब जैसे आप यहाँ लिक्विड बना देते हैं तो क्या होता है कि लिक्विड यहाँ से बाहर जाने लगेगा विद सम इफ्लक्स वेलोसिटी v which is equals to √2gh, ये तो आपको ध्यान है। अब आपसे कहा क्या गया है कि कितने समय में ये टैंक जो है ये खाली हो जाएगा, टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक। अब समझिए एक बात, बहुत आसान सवाल भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे लिक्विड का लेवल घटेगा यहां से निकलने वाले पानी की रफ्तार भी घट जाएगी, तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो आप टाइम जो है वो डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक इंटरमीडिएट स्टेज पर अपने डिस्कशन को लेके जाते हैं। मान लेते हैं कि पानी आते 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 कहीं यहाँ तक आ चुका है, ठीक है ना,
which is at a distance of y, यहां से y दूरी तक जो है लिक्विड आ चुका है, ठीक है, या नहीं यहां से y को हम तो यहां से y लेंगे, ठीक है ना। जो पानी घटते 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 ये लेवल कितना आ गया है अब, मतलब यहां से हम y पानी जो है वो एम्प्टी कर चुके हैं। इसका मतलब है कि जिस रेट से लिक्विड यहाँ पे फॉल कर रहा है, रेट ऑफ फॉल ऑफ लिक्विड इन कंटेनर, कंटेनर में जिस रफ्तार से लिक्विड में के हाइट में कमी आ रही है, उसे मैं ये भी तो लिख सकता हूं dy by dt, उसे क्या लिखना चाहिए dy by dt, यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो वही रफ्तार है ना जिससे लिक्विड इधर आएगा, लेट अस से दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल V, ये कैपिटल V है। और क्योंकि ये y का मैग्नीट्यूड, या मुझे कहना चाहिए लेवल जो है वो घटता चला जा रहा है, तो दिस शुड बी रिटन विद अ नेगेटिव साइन, या ऐसा सोच सकते हो कि वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, y जो है वो समय के साथ यहाँ पर मतलब चेंज हो रहा है ना, ये समझ में आ रहा है, लिक्विड का लेवल जो है वो चेंज हो रहा है। अब एक बात पे चले जाते हैं कि समझने की बात है यहाँ पर कि एक काम कर लेते हैं, या फिर y वहीं तक ले लेते हैं, वही वाला y सही रहेगा, इसको मत लो y, हाँ y ऐसे ही लो, क्योंकि अगर किसी इंस्टेंट पे y हाइट की लिक्विड बच गया है तो यहाँ से जो वाटर की रफ्तार है उसे क्या लिख दूंगा मैं √2gh, इसमें कोई परेशानी है क्या, √2y, यहाँ पर √2h की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा √2gy लिख दूंगा, डायरेक्ट आ जाएगा इससे चीज, ये y लूंगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। अब यहाँ सुनना, यहां से लिक्विड जितना जाएगा नीचे जाएगा पर यूनिट टाइम, उतना ही यहां से निकलना चाहिए पर यूनिट टाइम, तो आई एम अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, लेट्स अप्लाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करता हूं तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए कैपिटल A इनटू कैपिटल B इज इक्वल्स टू छोटा a मल्टीप्लाइड बाय छोटा b, स्मॉल a मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, यहां से किस वेलोसिटी से पानी जा रहा है अंडर रूट ऑफ 2gy दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल A इनटू, अब क्योंकि ये वेलोसिटी v लिखनी है, समय के साथ y जो है वो कम हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर माइनस का dy by dt लिखता हूँ, because y is decreasing with respect to time, got it, because यहाँ पर लिखा ही है rate of fall of liquid, तो माइनस का dy by dt, जिससे मैंने लेटर से कैपिटल V कह दिया है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, रीअरेंज करना है, आंसर आएगा, देखिए मैं ये यहाँ पर लेकर जाऊंगा, रीअरेंज करेंगे थोड़ा बहुत, तो आपके पास आ जाएगा dy अपॉन अंडर रूट में y, ये अंडर रूट y मैंने नीचे भेज दिया, उधर क्या बचेगा माइनस में √2g तो है ही है, माइनस उधर दे दिया, और छोटा a अपॉन कैपिटल A है, और यहाँ पर dt और चला गया, ठीक है, जस्ट इंटीग्रेट, आप इंटीग्रेट कर दें एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पे लिक्विड की हाइट क्या थी कैपिटल H थी, और किसी भी टाइम t पे y को 0 करना है, लेवल 0 हो जाना चाहिए, समझ गए क्या मैंने ये इंटीग्रेशन वाला मेथड क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो y के साथ चेंज हो रहा है, और y खुद समय के साथ चेंज हो रहा है, तो बस इसको इंटीग्रेट करना ही आपका काम है, और 1 अपॉन रूट y का इंटीग्रेशन, y की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन, y की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 2 रूट y, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 रूट y, कहां से कहां तक 0 सॉरी h से 0 तक, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस रूट 2g स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इनटू, ये तो t हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 2 अंडर रूट h, माइनस साइन खत्म, बराबर रूट 2g छोटा a अपॉन कैपिटल A इनटू t, तो t की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी कैपिटल A अपॉन छोटा a, उधर भेज दिया, रूट 2g भी नीचे आ जाएगा, तो this will be equals to under root 2h by g, this will be the time taken to empty the tank. Page 33, question number 48. A large tank is filled with water up to a height h. A small hole is made at the base of the tank. It takes t1 time to decrease the height of water to h upon eta.
eta is greater than 1 and it takes t2 time to take out the rest of the water. If the time t1 and t2 are same, then the value of eta is. आप एक बात तो समझ चुके हैं कि यहाँ से अगर लिक्विड में एक होल कर दिया जाए, इस कंटेनर में होल कर दिया जाए, तो यहाँ से जो लिक्विड निकलता है that is given by under root of 2gh, where h is the height of liquid. और जैसे जैसे ये हाइट नीचे घटती है तो ऐसा कहा जाता है कि अगर y हाइट तक का लिक्विड है तो कैपिटल A मल्टीप्लाइड बाय माइनस dy बाय dt, एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी यहाँ के लिए लिखा और एरिया इनटू वेलोसिटी यहाँ के लिए भी लिखेंगे, छोटा a इनटू √2gh. ठीक है, h की जगह यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, y लिखना चाहिए, तो ये y हो जाएगा. अब आपसे कहा गया है कि लिक्विड पहले कैपिटल H तक भरा गया था और खाली होते होते आप h बाय ईटा तक आएंगे टाइम t पे, t1 पे. ठीक है, dy अपॉन रूट ऑफ y will give us minus of a by a into √2g और यहाँ पर dt आ जाएगा. जस्ट इंटीग्रेट t इक्वल्स टू 0 पे आप कैपिटल H पे थे, किसी भी टाइम t1 पे, t1 टाइम पे आप h बाय ईटा पे आ जाएंगे. ये हो जाएगा 2√y, h से h अपॉन ईटा तक जाना है which is minus a by a √2g into capital T1. Now you solve for T1. यहाँ से T1 की वैल्यू आ रही होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से. अब आप क्या करें सेकंड टाइम में, अब आप h बाय ईटा पे हैं ऑलरेडी और पूरा इसको कंटेनर को खाली करना है, तो अब जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, t2. तो बस लिमिट को चेंज करनी है, 2√y है. अब आपको कहां से कहां तक जाना है, h बाय ईटा से 0 तक जाना है which is minus a by a √2g और टाइम लगेगा t2. तो आप ये निकाल लें माइनस a by a √2g into t2 बराबर 2 अंडर रूट में 0 माइनस अंडर रूट में h अपॉन ईटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. बस ठीक है, आपको t1 t2 का रेशियो ही तो पूछा था. नहीं, आपसे कहा है t1 और t2 बराबर है. अगर t1 और t2 बराबर है मतलब ये दोनों फैक्टर्स इक्वल है तो इन्हें भी इक्वल कीजिए. अंडर रूट h अपॉन ईटा माइनस रूट h इज इक्वल्स टू माइनस रूट h अपॉन ईटा. रीअरेंज कर देते हैं, 2 under root h upon eta is equals to root h. So 4h by eta is equals to h. Eta is 4. Eta की वैल्यू 4 आ गई. So this is the answer. देखिए सवाल सुनिएगा. t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पर एक होल पंच आउट कर दिया जाता है. क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, हाइट ऑफ द लिक्विड वाज h एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वाज ρ. ओके, जैसे ही आप t इक्वल्स टू 0 पे होल पंच करते हैं तो क्या होता है, लिक्विड बाहर आने लगेगा. जब लिक्विड बाहर आता है तो कंटेनर पे एक थ्रस्ट फोर्स लगता है पीछे की तरफ. इट इज सिमिलर टू अपन ने जो रॉकेट वाली प्रॉब्लम या अगर आपको याद हो वेरिएबल मास वाली प्रॉब्लम्स की थी, तो वहां पर आपने यही देखा था कि जब भी कोई मास सिस्टम में एंटर करता है या सिस्टम को छोड़ता है तो क्या होता है, एक फोर्स एक्सर्ट होता है, थ्रस्ट फोर्स कहते थे जिसे. तो उस थ्रस्ट फोर्स की यहाँ पर भी बात हो रही है. जैसे ही लिक्विड यहाँ से बाहर जाएगा तो कितनी वेलोसिटी से जा रहा होगा, जल्दी बताएं. वेलोसिटी इज गिवन एज अंडर रूट ऑफ 2gh. इतनी वेलोसिटी से बाहर जाएगा, कोई परेशानी. अब फोर्स की जो वैल्यू होती है दैट इज गिवन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जब कुछ भी ना समझ में आ रहा हो कि कैसे निकालना है फोर्स, तो आप dp/dt से शुरू करें. इसे हम लिख सकते हैं d/dt ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. अब यहाँ पर आप वेलोसिटी तो जानते हैं लेकिन जो मास है वो बाहर जा रहा है. दैट मींस वेरिएबल मास वाला चीज है ना, यहाँ पर जो मास है वो वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो मैं इसे लिखूंगा dm/dt. अब यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू जानता हूँ, मास कैसे लिखें, छोटा सा मास दैट एस्केप्स आउट.
मास कैसे लिख सकता हूं? मास इज गिवन एज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम कैसे लिखोगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय छोटा सा डिस्टेंस जो x चल गया होगा यहाँ पे। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है यहाँ पर क्या लिया जाए? छोटा a। यहाँ से लिक्विड बाहर जा रहा है ना, तो मान लेता हूँ कि थोड़े से टाइम, बहुत ही छोटे से टाइम dt में कितना लिक्विड बाहर चला गया, मुझे ये निकालना है। तो dm अगर निकालना चाहता हूं तो dm अपॉन dt अगर करूं तो ये हो जाएगा रो a dx over dt। What is dx upon dt? The rate at which the liquid is moving out, which is v velocity। यही चीज v के बराबर है, तो ये हो जाएगा रो a into v। अगर dm by dt की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी वेलोसिटी इनटू रो av। आपको ये फोर्स का एक्सप्रेशन याद आना चाहिए, पहले भी डिराइव करवा चुका हूं, रो av स्क्वायर। एनएलएम में किया था हमने। अगर एक पाइप में से लिक्विड निकल रहा है तो वो कितना वॉल के ऊपर थ्रस्ट एक्सर्ट करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है, दैट इज गिवन बाय रो av स्क्वायर। v स्क्वायर की वैल्यू आप यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा दैट विल बी रो इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर 2gh। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। ये थ्रस्ट फोर्स जो है लिक्विड के ऊपर, लिक्विड जो है वो कंटेनर के ऊपर लगा रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। याद है v रिलेटिव की अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लगाया था, वेरिएबल मास वाला सिस्टम। तो जिस डायरेक्शन में, जैसे सपोज गैसेस इजेक्ट होती थी रॉकेट में से, गैसेस अगर इस डायरेक्शन में इजेक्ट हो रही है तो थ्रस्ट फोर्स कहां लगेगा? पीछे की तरफ। द सेम वे लिक्विड अगर आगे की तरफ निकल रहा है तो थ्रस्ट फोर्स कहां लगेगा? पीछे की तरफ। अब बच्चों समझने की बात ये कि थ्रस्ट फोर्स पीछे लग रहा है तो इस कंटेनर को इच्छा होगी कि पीछे भाग जाऊं, लेकिन अगर मैं कह दूं कि सरफेस के साथ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो फ्रिक्शन इसे बचा लेगा, है ना। तो मेरा सवाल यही है कि म्यू की क्या मिनिमम वैल्यू रखी जाए? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट द कंटेनर रिमेन्स एट रेस्ट? तो अगला सवाल यही है, वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट कंटेनर रिमेन्स एट रेस्ट। मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो सिंपल सी बात है कि इसको पीछे कौन ले जा रहा है बच्चों? थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स को बैलेंस कर दे फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन कहां एक्ट करना चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। द थ्रस्ट फोर्स शुड बैलेंस द फ्रिक्शन फोर्स। चलिए थ्रस्ट फोर्स कितना है? दे रखा है रो av स्क्वायर, रो इनटू a इनटू ये क्या लिख दूंगा 2gh बराबर फ्रिक्शन। व्हाट इज द लिमिटिंग केस ऑफ फ्रिक्शन? मैं तो कहता हूं कि रोक लिया, जैसे तैसे रोक लिया बस। क्या लिखना चाहिए? म्यू टाइम्स नॉर्मल। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन? भाई यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा होगा? भाई नॉर्मल रिएक्शन किसके कारण आ रहा होगा? वेट mg लग रहा है उस कारण से, दैट इज इक्वल्स टू m into g। ये m क्या है बच्चों? मास ऑफ द लिक्विड। जो ये पूरा लिक्विड का मास है वही तो लग रहा है, उसी का ही तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो लिक्विड का मास लिखना है बच्चों। लिक्विड का मास कैसे लिखते हैं? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। कोई दिक्कत है इसमें? मास लिख रहा हूं, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। बताओ यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया a दे रखा है, a into h और ये into g तो चल ही रहा है, दैट विल बी इक्वल्स टू रो a into 2gh। देखो क्या क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है, h से h चला जाएगा, रो से रो चला गया, g से g भी चला गया, तो म्यू की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2a by a। दिस इज द आंसर। म्यू इतना होना चाहिए, नोट कर लो। ऐसा कह रखा है कि अंडर स्टेडी स्टेट फाइंड आउट द हाइट ऑफ द वाटर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पाइप है जिसमें से वाटर ऐड किया जा रहा है। अभी तक तो ऐसा था कि बस लिक्विड बाहर निकल रहा था, अब लिक्विड को ऐड भी किया जा रहा है एट सम कांस्टेंट रेट। तो सुन लो एक मिनट, व्हेन लिक्विड इज आल्सो एडेड एट अ कांस्टेंट रेट। अब आप ऐड भी कर रहे हैं इसे, यहाँ रेट कांस्टेंट है, समय के साथ बदल नहीं रहा है। 1 सेकंड में 100 सेंटीमीटर क्यूब ही गिर रहा है हमेशा, है ना। तो जब कांस्टेंट रेट के साथ लिक्विड ऐड भी किया जाता है तो एक बात समझिएगा कि स्टेडी स्टेट में, या फिर मैं कह सकता हूं कि y जो है वो चेंज होगा ना,
यहां से y लिया था, y की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। देखो लिक्विड अगर आप लेटर से किसी r रेट से ऐड कर रहे हैं और लिक्विड किसी रेट से बाहर भी छूट रहा है, ठीक है, तो y जो है वो समय के साथ बदलेगा। dy by dt equals to rate of change of y with respect to time किसके बराबर होगा, ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। कैपिटल A इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है मल्टीप्लाइड बाय dy by dt विल गिव मी द फ्लो रेट। कैपिटल R से ऐड किया जा रहा है और कुछ रेट से बाहर भी निकल रहा है, तो प्लस R से हम ऐड कर रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड और कितने से बाहर निकाल रहे हैं, माइनस का a into v से बाहर निकाल रहे हैं। a is the cross sectional area और v is the velocity। अगर ये चीज समझ में आई हो तो बताओ। ये है, अभी तक क्या कर रहा था मैं, सुन लो। अभी तक ऐसा हो रहा था कि ये r नहीं था, कैपिटल A into माइनस का dy by dt बराबर a into v लिखता था, यही तो बात थी। इसका मतलब एक्चुअली ये था कि y जो है वो समय के साथ बदल रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्लो रेट मिल जाएगा। ये that was equals to how much minus a into v। अभी तक तो ऐसे ही था ना, क्योंकि लिक्विड बाहर निकल रहा था तो y हमेशा घटेगा ही घटेगा, ये तो हमें पता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लिक्विड को ऐड भी किया जा रहा है तो प्लस r रेट से फ्लो बढ़ रहा है। इतना वॉल्यूम पर सेकंड बढ़ा रहे हैं, इतना वॉल्यूम पर सेकंड घटा रहे हैं, जिसके कारण हाइट जो है y वो चेंज हो जाएगी पर सेकंड। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्रॉस सेक्शनल एरिया a तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं हो सकता, y हाइट ही तो चेंज हो सकती है। तो y में जो चेंज आएगा वो किसके कारण आ रहा है, क्योंकि प्लस r रेट से पानी गिराया, मतलब ऐड भी किया जा रहा है और इतने से पानी बाहर निकाला भी जा रहा है। ये भी फ्लो रेट है, ये भी फ्लो रेट है, ये भी फ्लो रेट है, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। इतना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड ऐड किया गया, रिमूव किया गया, ये नेट है, ये कितना रह गया, ठीक है। तो अभी तक हम यही चीज करते थे, r 0 था लेकिन अब r भी ऐड कर दिया गया, तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रहनी चाहिए। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रहनी चाहिए कि स्टेडी रेट पे, अंडर स्टेडी स्टेट, जब हम स्टेडी स्टेट एक्वायर कर लेते हैं ना, तो समय के साथ कोई भी पैरामीटर नहीं बदलता है। यहाँ पर कौन सा पैरामीटर बदलने की आशंका है, y के बदलने की आशंका है, तो सीधी सी बात है कि dy by dt जो है वो कितना हो जाता है, 0। समय के साथ y चेंज नहीं होगा, दैट मींस अगर इस फैक्टर को 0 कर दें तो r बराबर क्या हो जाएगा, a into v। दैट्स इट, बहुत आसान बात है। जिस रेट से पानी ऐड कर रहे हो उसी रेट से पानी बाहर निकलता रहे तो लिक्विड का लेवल चेंज नहीं होगा। जितना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड डाला उतना ही निकाल लिया, तो हाइट कांस्टेंट रह जाएगी। तो ये रेट वो है जिससे लिक्विड को ऐड किया जा रहा है, कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। दैट इज इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, बताओ रफ्तार कितनी होगी बच्चों। अगर आप h हाइट तक पहुंच चुके हैं जो कि स्टेडी स्टेट है, √2g इनटू क्या, h, √2gh, बस ये सेंटीमीटर स्क्वायर से बस ये 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। तो यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड रफ्तार आ गई, इसको मीटर में लिख दूं मैं, 100 सेंटीमीटर इज व्हाट, 1 मीटर, 1 मीटर पर सेकंड। तो 2gh की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर। तो h will be equals to 1/20 meters, which is how much, 5 centimeters is the answer to the problem. बहुत आसान चीज थी ये। जब पानी इतना निकल जाएगा तो 5 सेंटीमीटर, हाँ 5 सेंटीमीटर पे हाइट अब कांस्टेंट रह जाएगी, जितना ऐड हो रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। तो दिस इज द स्टेडी स्टेट हाइट। इतनी हाइट पे जो है लिक्विड अब कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इतने से आप ऐड कर रहे हो, इतने से बाहर भी निकल रहा होगा। Next question is find out the efflux velocity for this case। ये केस है, दो अलग-अलग लिक्विड्स हैं, एक की डेंसिटी रो है, एक की डेंसिटी 2 रो है, हाइट दोनों की सेम है एक्चुअली, बट आपसे कहा गया है कि फाइंड आउट द efflux velocity।
सुनो, इफ्लक्स वेलोसिटी निकालनी है, लेकिन अगर ऊपर अलग अलग लिक्विड्स भरे हुए हो तो इसका एक छोटा तरीका है, आप पूरे को एक सिंगल लिक्विड में कन्वर्ट कर दें, कन्वर्ट इट इनटू अ सिंगल लिक्विड। तो टेक्निक ये है कि कन्वर्ट इनटू अ सिंगल लिक्विड। लंबा वाला मेथड है कि आप बर्नौलीज थ्योरम लगाएं, लेकिन मैं ये सिंगल लिक्विड वाले कांसेप्ट से आपको समझा देता हूं। यहाँ वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, रो है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत है कि 2 रो है। तो आप एक बात समझ सकते हैं कि अगर ये 2 रो की जगह रो लिक्विड ही होता तो कितनी हाइट का भरना पड़ता कि इस पॉइंट पे प्रेशर सेम रह जाता। समझ गए? आपको क्या करना है, आपको 2 रो को रिप्लेस करना है रो से, सच दैट इस इंटरफेस पे प्रेशर, मतलब इस लिक्विड के कारण जो प्रेशर है वो ना बदले। तो देखिए यहाँ पर तो आपने जो है डेंसिटी रो भर रखी है। अब आप मान लीजिए कि 2 रो की जगह अगर रो लिक्विड भी होता, अगर रो लिक्विड ही होता तो कितनी हाइट तक उसे भरना होता सच दैट इस पॉइंट पे इस लिक्विड के कारण प्रेशर और इस पॉइंट पे इस लिक्विड के कारण प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इतना लिक्विड यहाँ पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, रो जी एच डैश। इतना लिक्विड यहाँ कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, 2 रो जी इंटू एच। समझ गए? रो जी से रो जी कैंसिल हो जाएगा, तो एच डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 2h। मतलब एच डैश कितना होना चाहिए, 2h। तो अब आपने क्या कर दिया, इसे एक सिंगल लिक्विड से रिप्लेस कर दिया जिसकी डेंसिटी रो है और हाइट कितनी हो गई टोटल 3h। 2h प्लस ये वाली h तो 3 थी और यहाँ पर आपने होल कर रखा है, तो अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हो इफ्लक्स वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √2gh। h कितना है यहाँ पे 3h के बराबर, सो द आंसर इज √6gh। अब आज एक अपन लास्ट एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, द बर्नौलीज थ्योरम। साइफन, साइफन इस तरीके का एक अरेंजमेंट होता है जो यहाँ पर वर्किंग में है। यहाँ पर एक वेसल है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कैपिटल A है, which is much greater than small a, where small a is the क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस गिवन ट्यूब। इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इस कंटेनर भगोने का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कैपिटल A है। अब होता क्या है कि यूजुअली यहाँ से एक बार हम एक सक्शन जनरेट करते हैं जिससे कि लिक्विड जो है वो इस तरीके से फ्लो कर जाए। अब आपसे क्या क्या बातें इसमें पूछी गई हैं, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, ये कुछ पॉइंट्स मांगते हैं A, C, D, E, F और B। B वाला पॉइंट और A वाले पॉइंट के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो h2 है, E और A के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो h1 है। A और C and D are at the same horizontal level, बट C जो है वो वेसल के बहुत पास वाला पॉइंट है और D जो है वो ट्यूब के अंदर वाला पॉइंट है, मतलब which is in proximity to the tube. Now you have been asked various questions कि find out the velocity of liquid coming out from the pipe at point B. B पॉइंट पे जो लिक्विड बाहर आ रहा होगा उसकी रफ्तार क्या होगी, C, D और E पॉइंट्स पे प्रेशर पूछे गए हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले पॉइंट के लिए मैं स्टार्ट करता हूं, तो we will apply the Bernoulli's theorem. मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको बर्नौलीज थ्योरम अगर अच्छे से लगाने आती है तो ये सवाल बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई ये नई एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, वी हैव टू असाइन अ रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज लिखूंगा। सो लेट अस से बी पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट से आप ए पॉइंट की तरफ, तो आई एम अप्लाई द बर्नौलीज थ्योरम at point A and B, A और B पॉइंट्स पे मैं बर्नौलीज थ्योरम लगा रहा हूँ। मतलब एक स्ट्रीमलाइन उठा ले रहे हैं कि मान लीजिए एक स्ट्रीमलाइन ऐसे करके जा रही होगी और B तक यूं जा रही है, बाहर निकल रहा है पानी, ठीक है। तो लेट अस से एट पॉइंट A पॉइंट पे बात करें तो क्या करोगे, A पॉइंट पे कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक। A पॉइंट पे प्रेशर कौन सा है, एटमॉस्फेरिक, प्लस क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है B के रिस्पेक्ट में, यस, कितनी है, रो जी h2। देखिए आप रेफरेंस से कितना ऊपर है, h2 हाइट पे है, प्लस हाफ ऑफ रो इनटू वेलोसिटी एट a का होल स्क्वायर। a पॉइंट पे भी कुछ लिक्विड की डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी रही होगी, तो हाफ रो va स्क्वायर बराबर b पॉइंट पे क्या लिखना चाहिए, b पॉइंट पे क्या लिखना चाहिए,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्योंकि अगेन इट इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, प्लस रो जी, एच तो है ही नहीं, जीरो, प्लस हाफ ऑफ रो इनटू वेलोसिटी एट पॉइंट बी का होल स्क्वायर। यही सारी बात लिखी, बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन है। अब एक बात समझिए, P0 से P0 तो कैंसिल आउट हो जाता है, रो जी H0 तो ये भी खत्म हो गया। अब एक बात समझते हैं कि VA और VB में क्या रिलेशनशिप है, वेलोसिटी ऑफ A एंड वेलोसिटी ऑफ B में क्या रिलेशनशिप है बताएं। आप देख सकते हैं कि A पॉइंट पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कैपिटल A है और B पॉइंट पे जो है वो स्मॉल a है। अप्लाई द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो कैपिटल A into VA is equals to छोटा a into velocity at point B। अब क्योंकि VA अपॉन VB का रेशियो मुझे ऐसे लिख देना चाहिए, छोटा a अपॉन कैपिटल A, ये रेशियो जो है वो 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है क्योंकि कैपिटल A बहुत बड़ा है, तो A पॉइंट पे जो रफ्तार है वो बहुत कम होगी एज कंपेयर्ड टू B, सो वी कैन नेग्लेक्ट इट। अपन ने इफ्लक्स वेलोसिटी में भी यही किया था, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स जब कैलकुलेट किया था, तो आप इसे नेग्लिजिबल मान के हटा दीजिए, तो साफ साफ पता चल जाता है कि वेलोसिटी एट पॉइंट B विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh2। दिस इज द आंसर टू फर्स्ट प्रॉब्लम कि वेलोसिटी एट पॉइंट B निकालना था। नेक्स्ट आपसे कह रखा है प्रेशर एट पॉइंट C कैलकुलेट करना है, व्हिच इज वेरी क्लोज टू द सरफेस। सरफेस की बहुत पास में है, मतलब ये वाला पार्टिकल के पास बहुत ही नेग्लिजिबल वेलोसिटी है। ये तो C पॉइंट जो है ये ऑलमोस्ट वेसल से चिपका हुआ है, तो ये कहीं जा नहीं रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आप कहां पर बर्नौलीज थ्योरम लगा सकते हैं बताएं। Where can you apply the Bernoulli's theorem? A पॉइंट पे तो सब कुछ जानते हो ना, प्रेशर भी जानते हो, इनके बीच में हाइट का डिफरेंस भी जानते हो, you can calculate everything। So जल्दी बताइए, सेकंड केस में प्रेशर एट C पॉइंट कैसे लिखा जाए। बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे किस पॉइंट पे, A एंड C पे। तो A पे प्रेशर कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी H3। ये समझ में आया, मैं A और D पे लगा रहा हूं, सॉरी A एंड C पे। Are you getting it? Yes, A और C पे है ना। अगर अपन बर्नौलीज थ्योरम लगाएं तो अब मैं इसे रेफरेंस एक बार मान लेता हूं, C पॉइंट को ही। अगर C पॉइंट को रेफरेंस मान लिया तो P0 प्लस रो जी H3 प्लस हाफ ऑफ रो इनटू वेलोसिटी ऑफ A का स्क्वायर बराबर C पॉइंट पे प्रेशर नहीं जानता हूं, प्लस रो जी H तो है ही नहीं C पॉइंट पे, और प्लस हाफ रो इनटू वेलोसिटी एट C का स्क्वायर। ये खत्म है, ये भी खत्म है, और ये तो वैसे ही खत्म चीज है। तो प्रेशर एट C पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा P0 प्लस रो जी H3। सिंपल हाइड्रोस्टैटिक्स से भी निकाला जा सकता था। अगर आप H3 दूरी पे हैं तो P0 प्लस रो जी H3 बर्नौलीज थ्योरम से निकाल लिया, हाइड्रोस्टैटिक्स से निकाल लीजिए, आपके ऊपर है। फिर आपसे कहा गया है कि D पॉइंट पे भी प्रेशर कैलकुलेट करना है। You have to also calculate the pressure at point D। अब D पॉइंट पे एक चीज समझिएगा, ये पाइप के अंदर वाला पॉइंट है, पाइप के अंदर वाला पॉइंट है। तो लिक्विड जो है ना वो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो स्ट्रीम लाइन है वो इस तरीके से फॉलो कर रही होगी। आप बताएं D और B पॉइंट पे क्या चीज सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होगा तो लिक्विड की रफ्तार भी सेम होगी। यहाँ पर लिक्विड के पास रफ्तार नहीं थी, लेकिन यहाँ पर तो सारी स्ट्रीमलाइंस आ रही है ना, यहाँ अंदर फ्लो करेगी, तो यहाँ पर लिक्विड के पास वेलोसिटी है। तो यहाँ की वेलोसिटी जानने के लिए मुझे एक बात समझ में आती है कि यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, इसलिए वेलोसिटीज भी सेम होगी। वेरी गुड। तो मैं सबसे पहले D और B पॉइंट की बात कर रहा हूँ, द बर्नौलीज थ्योरम एट D एंड B। एक बात समझिएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो सिंपल सा यही कहता है कि A into velocity at D is equals to A into velocity at B। तो velocity of B और velocity of B point same है। Next I am applying Bernoulli's theorem। Please come on and try to solve this। D point पे अगर Bernoulli's theorem लिखें, D point पे प्रेशर कितना है, यही तो कैलकुलेट करना है, ये तो कैलकुलेट ही करना है। तो लिख लेता हूँ प्रेशर एट D पॉइंट प्लस रो जी, इसे ही रेफरेंस माना गया क्योंकि D और B पॉइंट्स पे मैं लिख रहा हूं, तो रो जी यहां से यहां तक की हाइट बता सकते हो क्या, ये हाइट कितनी है, ये टोटल हाइट h2 है, उसमें से ये हाइट माइनस करनी पड़ेगी, कितनी हो गई h2 माइनस h3 प्लस हाफ रो इनटू वेलोसिटी एट b का होल स्क्वायर बराबर, सॉरी वेलोसिटी एट d, दोनों बराबर है लेकिन मैं d के हिसाब से लिख दे रहा हूं ताकि आपको पॉइंट्स ध्यान रहे कि किस पॉइंट पे क्या लिखा है।
फिर बी पॉइंट पे आ जाता हूँ। बी पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट प्लस रो जी एच है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि रेफरेंस ही से लिया गया है। रो जी इनटू 0 प्लस हाफ रो इनटू वेलोसिटी एट डी का होल स्क्वायर। अब क्योंकि वीडी और वीबी सेम है तो ये दोनों कैंसिल आउट, ये तो ऐसे ही 0, तो प्रेशर एट डी पॉइंट हो जाएगा पी नॉट माइनस रो जी एच टू माइनस एच थ्री इज द आंसर। डी पॉइंट पे इतना प्रेशर रहेगा। एंड सिमिलरली ई पॉइंट पे भी आपसे प्रेशर पूछा गया है, क्या करोगे? यहां पर भी लिक्विड चल रहा होगा, यहां पर भी लिक्विड चल रहा होगा, दोनों पॉइंट पे क्या चीज सेम है? वेलोसिटी सेम है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पता चल गया। तो फोर्थ केस में अगर ई पॉइंट पे प्रेशर निकालना हो तो बर्नौली थ्योरम लगा लेते हैं। ई पॉइंट पे बताओ प्रेशर कितना, नहीं जानते, रो जी बताओ, यहां से रेफरेंस से कितनी दूरी है? रेफरेंस से कितनी हाइट पे है? h1 प्लस h2 प्लस हाफ रो इनटू वेलोसिटी एट e का स्क्वायर बराबर प्रेशर एट डी पॉइंट। प्रेशर एट डी पॉइंट कितना है? P नॉट है, वेरी गुड, प्लस रो जी इनटू 0 प्लस हाफ रो इनटू वेलोसिटी एट डी पॉइंट का होल स्क्वायर। V और E भी बराबर है क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये वैसे ही 0 हो गया। तो प्रेशर एट E पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा P नॉट माइनस रो जी H1 प्लस H2। दिस इज द आंसर एट E पॉइंट। D ये रहा, D वाला पॉइंट यहाँ पर है, ये देखिए इस तरीके का एक अरेंजमेंट दे रखा है साइफन का। डायमीटर जो है वो 8/√π है। You have to find out, yes, you have to find out the velocity of flow, discharge rate of flow in meter cube per second and absolute pressure at the crest level A. Let us say this point is C and let us say this point is B. Okay, to find out the velocity of flow हमें C और B पर क्या लगाना पड़ेगा? बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, C पॉइंट ऐसा कीजिए, आप यहाँ बाहर ले लीजिए, इसमें मत लीजिए, C पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, C और B पॉइंट पे आप बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे। C पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P नॉट प्लस आई एम अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम एट C and B, the Bernoulli's theorem at C and B। P नॉट प्लस यहां से यहां तक कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है? रो जी इनटू 3.6 प्लस हाफ रो इनटू वेलोसिटी एट C का होल स्क्वायर बराबर B पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P नॉट प्लस रो जी, क्योंकि इसे ही रेफरेंस लिया था तो 0 प्लस हाफ रो इनटू वेलोसिटी एट पॉइंट B का स्क्वायर। अब क्योंकि आपको ये असम्पशन तो लेकर ही चलना है कि ये कंटेनर का जो डायमीटर है ये इसकी डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, सो देयरफॉर वी कैन नेग्लेक्ट दिस वेलोसिटी vc, इसे आप 0 मान लें, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, p नॉट से p नॉट कैंसिल, तो वेलोसिटी एट b विल बी इक्वल्स टू √2gh। सो दिस शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच? ये तो हो गया 6√2 मीटर पर सेकंड इज द velocity of flow। नेक्स्ट बोला है डिस्चार्ज रेट ऑफ फ्लो इन मीटर क्यूब पर सेकंड। कितना लिक्विड बाहर चला जा रहा है मीटर क्यूब पर सेकंड में? वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम पूछा है, क्या निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, है ना, A into V gives us the flow rate, तो फ्लो रेट जो हो जाएगा that will be equals to A into V। B पॉइंट की बात कर लेते हैं, यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना होगा? 4/√π, तो ये हो जाएगा 4/√π, और क्योंकि मीटर क्यूब पर सेकंड में निकालना है मैं 100 से डिवाइड भी कर दे रहा हूँ। पाई आर स्क्वायर, रेडियस को मीटर्स में लिख दिया है, इनटू वेलोसिटी एट बी पॉइंट इज 6√2, सो दिस नीड्स टू बी सॉल्व्ड, so this becomes pi into 16/π into 10 की पावर 4 into 6√2। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाता है ये? 96√2
into 10 की पावर -4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। थर्ड, एब्सोल्यूट प्रेशर एट द क्रेस्ट लेवल ए पॉइंट पे जो प्रेशर है वो कैलकुलेट करना है। बर्नौलीज थ्योरम लगा लें ए और बी पॉइंट पे। अप्लाई द बर्नौलीज थ्योरम एट ए एंड बी। ए पे प्रेशर जो है वो कैलकुलेट करना है, प्लस रो जी एच है, कितना है रो जी इनटू रेफरेंस लेवल इससे लेके चलेंगे 3.6 प्लस 1.8 कितना होता है 5.4। 3.6 प्लस 1.8 लिख देता हूं, प्लस हाफ रो इनटू वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर बराबर बी पॉइंट पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, रो जी 0 है, प्लस हाफ रो इनटू वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर। अच्छा, ए और बी पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होगी, क्यों? क्रॉस सेक्शनल एरिया से। ए और बी पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, ये भी कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये तो वैसे ही खत्म हो गया। तो प्रेशर एट ए पॉइंट शुड बी P नॉट माइनस रो जी इनटू 5.4। सो दिस इज 10 रेज़ टू पावर 5 1 lakh minus 10 raised to power 3 into 10 into 5.4. So this is 54,000 माइनस कर दीजिए। 54,000 माइनस किया तो 46,000 बच जाएगा जी। सर आपने यहाँ से बी से करी है, मैंने जो ट्यूब की ओपनिंग है कंटेनर से वहाँ से करा है। सेम आ रहा है, कोई बात नहीं, आप किसी से भी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में 8 होता है, सेकंड पार्ट में 8 टू बी इक्वल टू छोटा 8 टू बी होगा, तो ये वाला फ्लो रेट पूछा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। थर्ड सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बेसिकली इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। जब भी कोई लिक्विड है फ्लो कर रहा है और वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो कर रहा है, तो हर लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करने की टेंडेंसी रखती है। अब हम जो फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं वो आइडियल फ्लूइड नहीं है। आइडियल फ्लूइड ऐसे होते थे जो नॉन विस्कस होते थे, जिसमें फ्लूइड फ्रिक्शन एब्सेंट होता था, लेकिन यहाँ पर फ्लूइड फ्रिक्शन मौजूद है। जब भी लिक्विड जो है लेयर्स की फॉर्म में बहेगा तो होता ये है कि एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करेगी। जब स्लाइड करती है तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, और जब दो लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो मॉलिक्यूल्स आपस में एक इंटरनल फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वहां पर एक इंटरनल फ्रिक्शन आ जाता है। उसी फ्रिक्शन को विस्कस फोर्स कहा गया है। कौन सा फोर्स कहा गया है? विस्कस फोर्स। इट इज सिमिलर टू व्हाट यू हैव स्टडीड इन फ्रिक्शन। जो आपने एनएलएम एंड फ्रिक्शन पढ़ा था, वहां पर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जब दो सरफेसेस एक दूसरे के बीच में स्लाइड करते थे, रिलेटिव स्लाइडिंग करते थे, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन आता था। वहां पर दो ऑब्जेक्ट्स थे, यहाँ पर फ्लूइड की आपस की लेयर्स हैं। लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो उसे प्रिवेंट करने के लिए, उसे अपोज करने के लिए एक विस्कस फोर्स आ जाता है। ठीक है, अब इस विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हमें पढ़ना होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखना चाहते हैं तो एक ग्लास पे हनी रख दीजिए और हनी को थोड़ा सा स्लाइड करवाइए, मतलब आप थोड़ा सा इंक्लाइन कर दीजिए उस प्लेट को, तो हनी जो है वो लेयर्स की फॉर्म में बहती हुई दिखेगी। एक लेयर दूसरी को आगे जाने से रोकती है, तो फ्लूइड का फ्रिक्शन आ जाता है। ठीक है, तो इसे भी हम विस्कोसिटी के अंडर पढ़ेंगे। अब हम नॉन आइडियल फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं। बर्नौलीज थ्योरम तक जो आपने पढ़ा वहां तक आपने आइडियल फ्लूइड्स की बात की थी। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं हम, इसका फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट है और दो प्लेट्स हैं, और दोनों प्लेट्स के बीच में हमने कुछ लिक्विड भर दिया है। अब जब हमने लिक्विड भर दिया है, हम बॉटम वाली प्लेट को तो फिक्स रखे हुए हैं, दिस इज फिक्स्ड प्लेट, whereas this plate is what मूवेबल प्लेट, और इस मूवेबल प्लेट को हमने आगे की तरफ क्या कर दिया, कुछ वेलोसिटी इंपार्ट कर दी है। जैसे ही आपने इसको कुछ आगे की तरफ वेलोसिटी इंपार्ट करोगे तो ये लेयर्स जो है जो इस प्लेट के साथ में वो आगे मूव करना चालू कर देंगी, लेकिन नीचे वाली जो बॉटम मोस्ट लेयर्स हैं उन पे अभी भी वेलोसिटी नहीं आएगी। जब आप इसे और ज्यादा मूव करा देंगे तो देखिए होगा क्या कि ये धीरे धीरे
इस प्लेट की रफ्तार बहुत ज्यादा है तो इस फ्लूइड की रफ्तार, यहाँ की लेयर की रफ्तार सबसे ज्यादा हो जाएगी, फॉलोड बाय इसके नीचे वाली, फॉलोड बाय इसके नीचे वाली। तो होगा क्या, ये मैं वेलोसिटी प्रोफाइल बना रहा हूँ, मतलब लेयर्स की जो वेलोसिटी है धीरे 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 घटते घटते यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि ये तो फिक्स प्लेट है। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहाँ पर होती है, फॉलोड बाय उससे नीचे वाली, फिर इसके नीचे वाली। इस तरीके से जो है वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे घटती चली जाती है और इस पॉइंट पे आके कितनी हो जाएगी, 0 भी हो जाएगी। दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल। तो कोई भी दो लेयर्स अगर आप बीच में इंटरमीडिएट चूज कर लेते हैं, मान लीजिए ये दो लेयर्स मैंने चूज कर ली, इन दो लेयर्स के बीच की जो दूरी है अगर मैं dy कह दूं, दो लेयर्स के बीच की दूरी अगर dy है तो उनके बीच में वेलोसिटीज का भी कुछ डिफरेंस होगा। जो वेलोसिटीज का डिफरेंस है वो मैं कह देता हूं dv डिफरेंस है। तो जो फोर्स, विस्कस फोर्स इन दो लेयर्स के बीच में एक्ट करती है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू dv upon dy, and this dv upon dy is known as velocity gradient। इसे क्या नाम दिया गया है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट वर्ड और कहां पढ़ा था अपन ने, हाँ वेरी गुड, पोटेंशियल एनर्जी वाला, वेरी गुड, जहां पर अपन ने कंजर्वेटिव फोर्सेस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन पढ़ा था। हमने कहा था कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं वो होते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब भी दूरी से डिवाइड कर देते हैं तो अपन ग्रेडियंट कह देते हैं। तो यहाँ पर आपने वेलोसिटीज का डिफरेंस लिया है दो लेयर्स के बीच में जो dy दूरी से सेपरेटेड। ये चीज समझ आई, दो लेयर्स के बीच में कुछ वेलोसिटी का डिफरेंस है dv और वो दो लेयर्स dy दूरी से सेपरेटेड है, तो dv अपॉन dy को वेलोसिटी ग्रेडियंट कहा जाता है। जो विस्कस फोर्स है वो इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये विस्कस फोर्स जो है वो एरिया के भी प्रोपोर्शनल होता है। वेयर एरिया, अभी देखो, अभी तो सामने से इस तरीके से प्लेट दिख रही है, एक्चुअली में प्लेट तो ऐसी है ना, 3 डायमेंशनल फिगर है। तो ये वाला जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया ऑफ द प्लेट, ये इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। A इज द एरिया ऑफ प्लेट। तो विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A टाइम्स dv अपॉन dy, और जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं बच्चों तो एक कांस्टेंट आना चाहिए, उस कांस्टेंट को हम लिखते हैं ईटा। दैट कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा। इसे लिखूंगा ईटा a dv अपॉन dy। तो यहां से आपको विस्कस फोर्स का एक्चुअल फॉर्मूला मिलता है। ईटा स्टैंड्स फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। समझ गए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, किसी किताब में यहाँ नेगेटिव साइन भी लगा देते हैं। नेगेटिव साइन सिंपली रिप्रेजेंट करेगा कि विस्कस फोर्स है तो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, जैसे अपन फ्रिक्शन में कहते थे। अब यहाँ पर ईटा को देखिए किस तरीके से डिफाइन किया गया। फोर्स अपॉन एरिया लिख दे रहा हूँ, फोर्स अपॉन एरिया कर दिया, और नीचे क्या आ जाएगा, dv अपॉन dy, dv अपॉन dy, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन में dv अपॉन dy। अब कई बार क्या होता है ना, दो लेयर्स, वो साफ साफ कह देते हैं, दो लेयर्स हैं, इन दोनों लेयर्स के बीच की दूरी l है, नीचे वाली जो रेस्ट पे है ऊपर वाली v रफ्तार से चल रही है, तो आप ईटा को क्या लिख दोगे, जल्दी बताओ। ईटा कैन बी रिटन एज f अपॉन a, वेलोसिटी में डिफरेंस v अपॉन में लेंथ l, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं fl अपॉन av। स्टार्टिंग में जब डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाया होगा तब आपको ऐसे याद करवाया गया होगा, fl अपॉन av को आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी याद करते थे। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो आप इससे भी याद रख सकते हैं, fl अपॉन av से भी। एक्चुअली ये वही फॉर्मेट है, f अपॉन a तो चल ही रहा है, नीचे आ जाएगा v बाय l, वेलोसिटी ग्रेडियंट v बाय l हो गया यहाँ पे। कोई नई बात नहीं बताइए यहाँ पे। फोर्स अपॉन एरिया इज एक्चुअली स्ट्रेस, याद है, फोर्स अपॉन एरिया बताया था मैंने पहले भी। फोर्स अपॉन एरिया, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, वेरी गुड, दिस इज द शियर स्ट्रेस। ये हो गया शियर स्ट्रेस। इसका मतलब है, सोचिए कि जब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करती है तो एक विस्कस फोर्स लग जाता है ना, तो प्लेट को आगे धक्का मारने के लिए तुम्हें कुछ फोर्स लगाना पड़ता है, समझ लो, दैट सम फोर्स हैज टू बी अप्लाइड बिकॉज़ इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन लग रहा है। उस फ्लूइड फ्रिक्शन के अगेंस्ट तो उसको धक्का देना पड़ेगा ना। अगर प्लेट को आप चलाना चाह रहे हैं तो चलाते रहना चाहेंगे तो आपको एक शियर स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा। शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय व्हाट इज dv by dy,
दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट से शियर स्ट्रेस को डिवाइड कर देंगे तो आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मिलती है ईटा। एम आई क्लियर एनफ ऑन दिस? इसका जो एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट होता है 1 पोइस्टली। ईटा का जो एसआई यूनिट है वो है 1 पोइस्टली, और इसका सीजीएस यूनिट जो होता है दैट इज पॉइस। सीजीएस यूनिट होता है इसका पॉइस। पॉइस्टली को पीएल से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 पॉइस्टली जो होता है वो होता है 10 पॉइस के बराबर, which is also 1 decapoise। डेका मतलब 10 के लिए यूज हो रहा है, 1 decapoise। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ईटा का अभी बताया था, FL/AB से लिखते हैं। फोर्स हो गया MLT-2, लेंथ हो गई L, क्रॉस सेक्शनल एरिया L², वेलोसिटी हो गया LT-1। L से L चला जाएगा, एक L और कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा ML-1 T-1। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला ML-1 T-1, रट ले इसे। SI यूनिट पोइस्टली, 1 पोइस्टली is 10 poise, which is 1 decapoise। नोट कर लियो। पेज नंबर 36। Yes, page number 36, question number 67. There is a 1 mm thick layer of glycerine between a flat plate of area 100 centimeter square and a big fixed plate. एक फिक्स्ड प्लेट है और एक और ऊपर प्लेट है जो मूवेबल है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया गिवन है, और उसके बीच में 1 mm थिक लेयर जो है वो ग्लिसरीन पड़ा हुआ है। अब आपसे कहा गया है if the coefficient of viscosity of glycerine is 1 kg meter second, ईटा जो है वो है 1 kg per meter second, तो आपसे कहा गया है how much force is required to move the plate with a velocity of 7 cm per second। मतलब अगर आपको इसे 7 cm per second से आगे दौड़ाना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, ये तो फिक्स्ड प्लेट है, फिक्स्ड प्लेट है तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी 0, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी 7, तो क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट आ जाएगा इन दोनों के बीच में? यस। तो जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो किसके बराबर होगा भाई? विस्कस फोर्स को ओवरकम कर जाए उतना फोर्स लगाना पड़ेगा, which is equal to eta A dv upon dy। ईटा कितना दे दिया है 1। क्रॉस सेक्शनल एरिया सबको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते चलो, ये तो है ही स्टैंडर्ड में केजी पर मीटर सेकंड। ये हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 की पावर -4। वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है 7 और ये 0, 7 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो गया 7 × 10 की पावर -2 अपॉन दोनों लेयर्स के बीच की दूरी 1 mm मतलब कितना हो गया 10 की पावर -3। यू जस्ट नीड टू सॉल्व इट, so this becomes 7 × 10 की पावर, बताओ ये तो खत्म हो गया, 10 की पावर -1 हो गया, 0.7 न्यूटन is the answer। 0.7 न्यूटन is the answer। सर अगर वो प्लेट फिक्स ना होती तो हम वेलोसिटी माइनस कर देते। हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का ग्रेडियंट। क्वेश्चन नंबर 68, कोई बात नहीं बाद में लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 68, a cubical block of side A and density rho slides over a fixed inclined plane with constant velocity v। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर कि कांस्टेंट वेलोसिटी से वो स्लाइड कर रहा है। देयर इज अ थिन फिल्म ऑफ विस्कस फ्लूइड ऑफ थिकनेस t बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लॉक। इंक्लाइंड प्लेन और ब्लॉक के बीच में एक t थिकनेस का लिक्विड भरा हुआ है, मतलब ऐसा समझिए ये एंगल जो है 37 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक है, ये देखो इस तरीके का एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये ऐसा क्यूबिकल ब्लॉक है और यहाँ पर बीच में क्या है लिक्विड भरा पड़ा है, ये लिक्विड है बच्चों, यहाँ पे बीच में लिक्विड है, दिख नहीं रहा है बट उसने क्या है यही रखा है। इसकी जो थिकनेस है लिक्विड की वो कितनी दे रखी है t थिकनेस दे रखी है। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द थिन फिल्म मतलब इसका ईटा पूछा है, तो समझने की बात है कि पूरा का पूरा क्यूब जो है वो v रफ्तार से नीचे जा रहा है। यस, मतलब ये वाली जो लेयर है ना, ये वाली लेयर,
ये वाली लेयर कितने से नीचे जा रही है? v से। ये नीचे वाली लेयर जो इंक्लाइंड प्लेन पे वो तो फिक्स्ड है, तो वेलोसिटी का ग्रेडियंट आ गया, हाँ या ना? कितना ग्रेडियंट आएगा वेलोसिटी का? v डिवाइडेड बाय t। गॉट इट? हो क्या रहा है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से क्यूब स्लाइड कर रहा है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है मतलब इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना है? 0। तो इसको नीचे कौन लेकर आ रहा होगा बच्चों? mg sin थीटा की वजह से ये नीचे आ रहा होगा, और डाउनवर्ड फोर्स को एक अपवर्ड फोर्स और बैलेंस किए हुए। कौन सा? विस्कस फोर्स। एक्चुअली ये लिक्विड का विस्कस फोर्स, भाई इस लेयर पे पीछे विस्कस फोर्स लग रहा होगा ना? ये बात समझ में आई क्या? लिक्विड की लेयर v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो लिक्विड के कारण इस लेयर को पीछे फ्रिक्शन झेलना पड़ेगा, तो विस्कस फोर्स ऊपर लग रहा है इस क्यूब पे, और mg sin थीटा जो है वो नीचे लग रहा है। जब दोनों बैलेंस हो जाएंगे तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी v से ये स्लाइड डाउन करेगा। तो बस आपको विस्कस फोर्स के इसको बराबर कर देना है। विस्कस फोर्स कितना निकाला अपन ने? eta a dv अपॉन dy। चलो mg sin थीटा, मास कितना लिखेंगे? ऑब्जेक्ट का मास, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, रो इनटू वॉल्यूम कितना? क्यूबिकल ब्लॉक है a क्यूब, ये तो हो गया कितना? मास इनटू g sin 37 is 3/5 बराबर विस्कस फोर्स eta। eta नहीं जानते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना? क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया कितना होगा? a स्क्वायर। भाई क्यूब का हर एक फेस कितने एरिया का होता है? a स्क्वायर का। वेलोसिटी ग्रेडियंट कितनी है? v अपॉन t। तो दैट्स इट। अब आपको इसको सॉल्व करना था बस। a स्क्वायर a कट जाएगा, eta की वैल्यू पूछ रखी है उसने, रो a g t अपॉन v इनटू 3/5, इसका आंसर ये eta है। नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है मॉड्यूल का। ऐसा कह रखा है कि दिस इज टेकन एज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। फ्री सरफेस वाली प्लेट ये है और ये वाली जो बेस वाली प्लेट है ये फिक्स्ड है। अब फ्री सरफेस पे ऑब्वियसली आगे बढ़ रही होगी ये प्लेट, तो वेलोसिटी जो है वो वेरी कर रही है। u स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी is given as alpha y upon h minus 2 times y upon h का होल स्क्वायर। ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि वेलोसिटी का प्रोफाइल ऐसा है, वेलोसिटी इस तरीके से चेंज हो रही है। इनफैक्ट आप देखें यहाँ वेलोसिटी लीनियर है और y जो है वो क्या है? क्वाड्रेटिक। मतलब एक लीनियर वेरिएबल एक क्वाड्रेटिक, तो किस टाइप की प्रोफाइल मिलनी चाहिए थी? पैराबोला मिल रही है। अब ऐसा कह रखा है उसने कि अगर गिवन eta is given for this, determine the shear stress that water applies at the base of the plate। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्स का जो फॉर्मूला है वो होता है eta a dv अपॉन dy। याद करा दिया ये तो। आपको shear stress निकालना है। व्हाट इज shear stress? फोर्स अपॉन एरिया। F अपॉन a का मैग्नीट्यूड निकालना है, eta dv अपॉन dy। eta तो eta ही है। अब rate of change of velocity with respect to y, that means differentiation of the velocity profile। अल्फा तो अल्फा ही है, y upon h is 1 upon h हो जाएगा ये, माइनस अब 2 times y upon h, और फिर y upon h का फिर से होगा तो क्या बन जाएगा? 1 upon h। लेकिन आपसे पूछा क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, यही तो शियर स्ट्रेस है। शियर स्ट्रेस की वैल्यू ये है, लेकिन इट हैज बीन आस्क्ड, अच्छा 2 पहले से ही है तो 4 टाइम्स हो जाएगा। हालांकि उससे अब फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि वो पूछ रहा है शियर स्ट्रेस एट द बेस ऑफ द प्लेट, प्लेट की बेस पे। बेस पे y की वैल्यू क्या है? 0 है। एट द बेस ऑफ द प्लेट y इज 0 एट द बेस। y की वैल्यू 0 कर दे, ये चीज खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी। तो शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है that comes out to be eta alpha upon h, eta alpha upon h, ये शियर स्ट्रेस हो जाएगा। स्टोक्स लॉ, एक स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अगर विस्कस लिक्विड में गिरता है या मूव कर रहा होता है तो उसके ऊपर एक्ट करने वाला विस्कस फोर्स कितना होगा उसका मैग्नीट्यूड स्टोक्स लॉ देता है।
तो सपोज आपके पास एक विस्कस लिक्विड है, ध्यान से सुनना, एक विस्कस लिक्विड है। इस विस्कस लिक्विड के अंदर एक स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट चल रहा है। लेटर से आपने गिरा ही दिया यहाँ पे, चलो मान लीजिए, तो लेटर से इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v। स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है मतलब इसका रेडियस हमें पता है, ठीक है। इट इज फॉलिंग इनसाइड अ लिक्विड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसका ईटा है। तो स्टोक्स लॉ बताता है कि इसके ऊपर कितना विस्कस फोर्स एक्ट करेगा। पहली बात तो विस्कस फोर्स विल एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है इस ऑब्जेक्ट की, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स एक्ट कर जाएगा, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ये जो विस्कस फोर्स एक्ट करता है ये रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है, ये ईटा के प्रोपोर्शनल होता है, ये वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनल होता है। इन सब चीजों को कंबाइन करते हैं तो फोर्स जो है प्रोपोर्शनल आ जाता है r ईटा v के विस्कस फोर्स, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाता है which is 6 pi। So the viscous force acting on the small spherical object is given by 6 pi eta rv। ये आपने डायमेंशन एनालिसिस में भी पढ़ा होगा, बहुत पॉपुलर फार्मूला है, वहां पर डिराइव कराया जाता है कि फोर्स जो है वो ईटा पे डिपेंडेंट है, रेडियस पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, तो बताओ विस्कस फोर्स कितना लगेगा? 6 pi eta rv। इतना विस्कस फोर्स लगता है स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो v वेलोसिटी से विस्कस लिक्विड में चल रहा हो। अब इसी की एप्लीकेशन आती है व्हाट वी कॉल एज टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी की अब हम बात करेंगे। देखिए, अगर आपने एक विस्कस लिक्विड के अंदर एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा दिया है, मान लीजिए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ही है, उसे ड्रॉप करा दिया इस तरीके से, तो ये लिक्विड के अंदर गिरता रहेगा। लिक्विड के अंदर जब ये फॉल करेगा तो इसके ऊपर तीन फोर्सेस एट अ पॉइंट एक्ट कर सकते हैं। पहली चीज, इस बॉडी का वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसके ऊपर एक बाइंड फोर्स एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और विस्कस वाला फोर्स भी ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। एक बार लिक्विड के अंदर पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट आ जाए तो वेट नहीं बदलता बच्चों, वेट तो वैसे भी नहीं बदल रहा था, बाइंड फोर्स भी नहीं बदलेगा क्योंकि पूरा का पूरा वॉल्यूम अंदर आ चुका है, ठीक है। लेकिन चेंज कौन होगा यहाँ पर? विस्कस फोर्स, क्योंकि विस्कस फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट है। पहले वेलोसिटी थी ही नहीं, या मान लीजिए बहुत कम थी, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे जाएगा इसकी रफ्तार बढ़ेगी, और जैसे जैसे रफ्तार बढ़ेगी विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा। क्या एक समय ऐसा भी आ सकता है जब वेट, बॉयंट फोर्स और विस्कस फोर्स तीनों एक दूसरे को क्या कर दें? बैलेंस कर दें। बैलेंस कर देंगे क्यों? मतलब पहले तो वेट ही ज्यादा था, सपोज ये कोई हैवी ऑब्जेक्ट था, मतलब डेंस, यहाँ पर मैं कह देता हूँ इसकी डेंसिटी रो है और लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है। डेंसिटी रो जो है वो सिग्मा से ज्यादा है, तभी लिक्विड नीचे जा रहा है। क्या लिक्विड के अंदर ये बॉडी नीचे जा रही है? जैसे ही बॉडी नीचे जाएगी तो क्या होगा? वेट के इन्फ्लुएंस में ये नीचे जा रही है, बॉयंट फोर्स ऊपर लग रहा है, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो विस्कस फोर्स बढ़ता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आ जाएगा जब इन दोनों का सम वेट को बैलेंस कर देगा। जब इसका सम, इन दोनों का सम इस वेट को बैलेंस कर देगा तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ओवर इट? जीरो। अब कोई नेट फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं करेगा, और जब नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद वो ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट रफ्तार से लिक्विड में फॉल करेगा। उस कांस्टेंट मैक्सिमम रफ्तार को ही टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। कांस्टेंट कह रहा हूं क्योंकि इसके बाद एक्सेलरेशन जीरो हो चुका है, और मैक्सिमम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब उसके बाद एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी कैसे? समझ गए? तो व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? ये लिख लीजिएगा, इट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी falling freely under the influence of gravity, falling freely under the influence of gravity। तो ऐसा कब होता है? जब वेट जो है वो बैलेंस हो जाए किससे? बॉयंट फोर्स और विस्कस फोर्स से।
क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा, इसमें नेट फोर्स 0 हो जाएगा और नेट फोर्स 0 होने से नेट एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा, 0। नेट एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट रफ्तार को टर्मिनल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है vt। तो सिंपल है, वेट की वैल्यू क्या होगी mg, मास बता दो कितना, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इनटू g बराबर बायंड फोर्स सिग्मा vg प्लस विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा rv। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, चलो रो माइनस सिग्मा इनटू वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय g इक्वल्स टू 6 पाई ईटा rv। अच्छा यहाँ पर v जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी पहुंच चुके हैं, इसलिए vt लिख रहा हूं। यहाँ से लेके क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई चला गया, दिस इज 3 जा, दिस इज 2 जा, एक r भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है 2/9 r² g रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा, याद करना है।